गोरी और काली बहू का हनीमून। वैष्णवी और कृतिका की शादी को हुए अभी केवल एक हफ्ता ही हुआ था, लेकिन वैष्णवी के कालेपन की वजह से उसकी सास ने उसके साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया। वैष्णवी, ओ वैष्णवी, अरे कहाँ पर है तू? क्या तू इस घर में आते ही अंधी हो गई है? कहीं तेरे काले रंग की वजह से तेरी आंखों के सामने भी कालापन तो नहीं आ रहा, जो तुझे इस घर में कोई काम दिखाई नहीं देता? तभी वैष्णवी रसोई से आती है और हेमलता से कहती है, कहिए माँ जी, आप मुझे पुकार रही थी। मैं रसोई में सभी के लिए नाश्ता बना रही थी। अरे बस कर, ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ, जब देख तुझे बहाने ही बनाने आते हैं। कोई तू रसोई में काम नहीं कर रही होगी, तुझे तो बस किसी भी तरह काम से बचकर छुपने की आदत हो गई है। आप ऐसा क्यों बोल रही हो माँ जी? मैं तो रसोई में ही काम कर रही हूँ। सुबह से तेरी देवरानी और मैं भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं, लेकिन तुझे क्या, तुझे तो कामों को धीरे करने की आदत पड़ गई है। अब जल्दी से रसोई में जाओ और फटाफट हमारे लिए नाश्ता बना कर लाओ। वैष्णवी रसोई में चली जाती है और सभी के लिए नाश्ता बनाकर लाती है। नाश्ता करते समय कृतिका सभी से कहती है, हमारी शादी को 1 हफ्ता हो गया है और अभी तक हम लोग कहीं बाहर नहीं गए। माँ जी, मैं सोच रही थी क्यों ना आप मुझे और विक्रम जी को हनीमून के लिए भेज दीजिए। क्या कहा, हनीमून? वैसे भी मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी लेकर बाहर घुमाऊं और फिर इसी के चलते मुझे कृतिका के साथ थोड़ा सा समय भी मिल जाएगा। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी अभी नई शादी हुई है और हनीमून पर जाना तो बनता ही है। एक काम करो, तुम अपना सामान पैक करके मालदीव घुमाओ, वो बहुत अच्छी जगह है। हेमलता की बात सुनकर वैष्णवी के मन में भी लड्डू फूटने लगते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। मालदीव तो बहुत ही बढ़िया जगह है, वहाँ हनीमून पर जाना तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। मैं भी उधर ही जाना चाहती हूँ। वैष्णवी ये सब अपने पति से कहने वाली थी कि तभी उसका पति सभी से कहता है, अरे बहुत अच्छा प्लान है भैया। भाभी, आप दोनों वहां जाकर एंजॉय करना। क्यों चिराग, तुम हमारे साथ हनीमून पर नहीं चलोगे? इस काली कलूटी के साथ हनीमून मनाने कौन जाएगा? मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है। क्या हुआ चिराग, तुमने कुछ कहा नहीं? हाँ, अरे दरअसल बात यह है भैया, अगर आप चले जाओगे तो काम कौन देखेगा, और फिर घर पर भी तो कोई ना कोई चाहिए। तभी वैष्णवी बोल पड़ती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? माँ जी और बाबूजी है ना घर के अंदर, हमें भी हनीमून पर जाना चाहिए। वैष्णवी की बात सुनकर चिराग उसकी बातों को अनसुना कर देता है। तभी हेमलता कहती है, अच्छा, बहुत बढ़िया बहू रानी, खुद तो हनीमून पर चली जाओगी और हम घर में अकेले रह जाएंगे। अरे हम बूढ़े लोगों से पूछो, घर के काम हम किस प्रकार करेंगे। तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, तुम घर पर ही रहो। घर के काम वाम करने में माँ की सहायता करना। चिराग ऐसा कहने के बाद नाश्ते से आधा अधूरा नाश्ता करके निकल जाता है, जिसके चलते वैष्णवी को मन ही मन बहुत बुरा लगता है। अरे बहू, यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ, जाकर रसोई से हमारे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आओ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। वैष्णवी ऐसा कहकर रसोई में चाय बनाने के लिए चली जाती है। वहीं कुछ ही देर में नाश्ते की टेबल पर से सब लोग उठकर अपने अपने काम पर चले आते हैं और कृतिका अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे कैसे कैसे कपड़े लेकर जाने चाहिए अपने हनीमून पर? अरे बहू, तो पागल है क्या? हनीमून पर तो कोई कपड़े ही नहीं पहनता। हेमलता की बातें सुनकर कृतिका हंसने लगती है। दोनों सास बहू को आपस में हंसते हुए देख वैष्णवी का चेहरा उतर जाता है और वो अपने हनीमून के बारे में सोचने लगती है। आखिर चिराग जी ने हनीमून पर जाने के लिए मना क्यों कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने भी मुझसे जबरदस्ती ही शादी कर ली हो, केवल अपनी माँ के कहने पर? वैष्णवी बहुत उदास होती है, तो वहीं कृतिका एक के बाद एक चीज ऑर्डर कर रही होती है अपने हनीमून के लिए। अरे वाह, क्या बात है! ये सारे कपड़े मैं अपने हनीमून पर पहनूंगी और अच्छी अच्छी फोटोज खिंचवाऊंगी। कृतिका पूरे जोर शोर से अपनी पैकिंग करने में लगी होती है। तभी कृतिका की नजर काम कर रही वैष्णवी के ऊपर पड़ती है और वो उसके जले पर नमक छिड़कने उसके पास पहुंच जाती है। क्या हुआ, तुम बड़ी मायूस नजर आ रही हो? अरे मैं जानती हूँ और समझ भी सकती हूँ कि जब तुम्हारा पति तुम्हें हनीमून पर ना ले जाए तो उसका क्या कारण हो सकता है। कृतिका की आवाज सुनकर वैष्णवी उसी से पूछती है, मुझे भी बताओ ना, ताकि मैं उस कारण को ठीक कर सकूं। मुझे भी हनीमून पर अपने पति के साथ जाना है। कारण तो तुम्हारा ये कालापन है, और ये कालापन तो कभी ठीक ही नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा हनीमून पर जाना भी कैंसल है। अफसोस कि तुम हनीमून पर भी नहीं जा पाओगी। वैसे भी चिराग जी कितने सुंदर हैं, उनके सामने तो तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऐसा कहकर कृतिका वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी वैष्णवी रोने लगती है और खुद से ही कहती है, काश कि मैं भी गोरी होती तो कम से कम मुझे मेरे पति का प्यार तो मिलता।
अपने ही सामने रोजाना कृतिका को हनीमून की पैकिंग करते हुए देख वैष्णवी को अंदर ही अंदर बुरा लगने लगता है। वहीं वो दिन भी आ जाता है जिस दिन कृतिका अपने पति विक्रम के साथ मिलकर हनीमून पर जा रही होती है। उन्हें जाते हुए देख वैष्णवी के भी मन में जाने की आस होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। विक्रम और कृतिका को हनीमून पर गए हुए कुछ दिन हो जाते हैं, लेकिन वो लोग एक बार भी फोन नहीं उठाते। इतनी बार कॉल कर लिया लेकिन कृतिका बहू तो फोन ही नहीं उठाती। एक बार और कॉल करके देखती हूँ। इस बार कृतिका फोन उठा लेती है और फोन उठाते ही वो अपनी सास को डांटने फटकारने लगती है। अरे आपको क्या दिक्कत है? बार बार हमें फोन करके परेशान करती रहती हो। आपने तो हमारा हनीमून ही खराब करके रख दिया है। बहू मुझे तो बस तुम दोनों की फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। अरे बस 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 करो, ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें मत करो। अरे तुम्हें तो शर्म करनी चाहिए। पास होने के बाद भी तुम लगातार मुझे फोन करती जा रही हो। मैं जानती हूँ बार बार कॉल क्यों कर रही है, ताकि तुम्हें ये पता चलता रहे कि हमारे बीच में क्या हो रहा है। कृतिका ऐसा कहकर फोन काट देती है और साथ में फोन को स्विच ऑफ भी कर लेती है, जिसके बाद अपनी बहू का ये बर्ताव देख हेमलता को बहुत बुरा लगता है। मेरी बड़ी बहू इतनी बदतमीज है, मुझे तो पता भी नहीं था। मेरी काली बहू जैसी भी है, कम से कम उसे मेरा आदर करना तो आता है, और बेचारी सुबह शाम मेरी सेवा पानी में ही लगी रहती है। मैंने तो गलती कर दी, बड़ी बहू को ना भेजकर अपनी काली बहू को ही हनीमून पर भेज देती तो अच्छा होता। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैंने जो गलती की है उसे सुधारना चाहिए। हेमलता मालदीव की 2 टिकट और बुक कर देती है और अपने छोटे बेटे और बहू को देते हुए कहती है, मैंने तुम दोनों के बीच बहुत फर्क किया, लेकिन असलियत में तो बहू का फर्ज तुमने ही निभाया। ये लो, इन टिकट पर तुम्हारा हक है, जाओ और अच्छे से घूम कर आओ। चिराग के सामने भी जब वैष्णवी का अच्छा बर्ताव आता है तो वो भी वैष्णवी को अंदर ही अंदर प्यार करने लगता है, जिसके चलते वो वैष्णवी को अपने साथ हनीमून के लिए ले जाता है। दोनों जब वापस हनीमून से आती हैं तो हेमलता अपनी गोरी बहू को ज्यादा लाड प्यार न करके उसे घर गृहस्थी सिखाने लगती है, जिसके चलते अब हेमलता अपनी दोनों बहुओं को एक समान लेकर चलती है और उनके साथ खुशी खुशी रहती है। रूपा रसोई में रखे राशन के डिब्बे टटोल रही थी, जिसे खाली देखकर उस गरीब जेठानी की आंखों में आंसू भर आते हैं और रूपा रोते हुए कहती है, हे भगवान, रसोई में बनाने को तो कुछ भी नहीं बचा। ये कैसी बुरी घड़ी मुझ गरीब के घर पर आ पड़ी है। मेरी तीनों देवरानियां गर्भवती हैं। ऐसी हालत में उनका भूखा रहना ठीक नहीं। मुझे कुछ करना होगा। ये कहकर रूपा अपनी पड़ोसन पद्मा के पास आकर कहती है, पद्मा चाची, मुझे थोड़ा सा आटा दे दीजिए। मेरी रसोई का राशन खत्म हो गया है। मेरी तीनों देवरानी गर्भवती हैं, उनका खाना बहुत जरूरी है। वादा करती हूँ बहुत जल्दी आपका आटा लौटा दूंगी। रूपा के मिन्नत करने पर पद्मा बड़ी कंजूसी के साथ रूपा को गरीबी का ताना मारते हुए पाव भर आटा देती है। ये पकड़, इससे ज्यादा मैं ना दे सकूंगी। तुम जेठानी और देवरानी ने अच्छा धंधा लगा लिया है। जब राशन नहीं रहता तो मुंह उठाकर मेरे घर राशन मांगने चली आती हूँ, मगर आज के बाद यहाँ मत आना, काहे कि हमारा मर्द हमसे हिसाब मांगता है। चल जा अब यहाँ से। पद्मा झूठ मूठ का बहाना बनाकर रूपा को अपने घर से भगा देती है। घर आकर रूपा चूल्हा फूंक कर गर्मा गर्म रोटी बनाकर उन्हें नमक के साथ अपनी गर्भवती देवरानी रेखा, आरती और कविता के आगे परोसती है। माफ करना मेरी प्यारी देवरानी, जरा सी देरी हो गई, चलो खा लो। तीनों देवरानियां जैसे ही प्याज रोटी खाती हैं, रूपा की भरी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। अरे ये क्या जेठानी जी, आप रो रही हैं? अपनी इस गरीब जेठानी को माफ कर देना मेरी प्यारी देवरानियों। ऐसे हालात में तो अच्छा खाना खाने का मन करता है, मगर मैं तुम तीनों को इस रूखी सूखी रोटी के सिवा कुछ अच्छा नहीं खिला पा रही। तो क्या हुआ जेठानी जी, भले ही हमने अच्छा खाना नहीं खाया मगर भूखे तो नहीं रहे, और हम गरीबों के घर का चूल्हा भी आज आपके कारण जल पाया है जेठानी जी। और फिर हम गरीबों के घर में तो ऐसा वक्त आता ही रहता है जब हमें रूखा सूखा खाकर रहना पड़ता है, और कभी कभी कुछ ना होने पर पानी पीकर भी पेट भरना पड़ता है। आइए आप भी खाइए। इसके बाद चारों देवरानी जेठानी गरीबी के कारण प्याज रोटी खाकर ही रह जाती हैं। वहीं उनकी सास सीता ये सब देखकर कहती है, भगवान करे तुम देवरानी जेठानी के बीच का ये प्यार कभी कम ना हो। ऐसे ही समय ढलता जाता है और देवरानी जेठानी के दिन गरीबी में बीतते हैं। गर्भवती देवरानी का ख्याल रूपा को रात भर सोने नहीं देता और घर में घिरी गरीबी को सोच सोच कर घुलता जाता है। घर के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं।
अब तो नमक रोटी पर भी आफत पड़ गई है। सासू माँ की तबीयत भी खराब रह रही है। अब मुझे ही घर की जिम्मेदारियां उठानी होंगी। अगले दिन रूपा मदनलाल की भट्टी पर आती है। जयराम जी की मदनलाल जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या मैं आपके ईंट भट्टी पर काम कर सकती हूँ? हाँ हाँ करो। अपनी गर्भवती देवरानियों की भूख मिटाने के लिए गरीब जेठानी भरी गर्मी में आग में सिक रही ईंट का भभका सहकर ईंट पकाती है और उन्हें ढोती है। शाम ढल जाती है और सभी गरीब मजदूर लाइन में लग जाते हैं और मदन लाल बारी बारी से सभी को पैसे बांटता है। ये लो रूपा, आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम देर से आई हो, इसलिए ये 200 रखो। शुक्रिया मदन लाल जी, मैं चलती हूँ। पैसे लेकर रूपा घर चल पड़ती है। तभी उस गरीब की आंखें एक महंगे से रेस्टोरेंट के अंदर गड़ जाती हैं, जहां सैकड़ों अमीर लोग बैठकर खाना खा रहे थे और साथ ही अंदर से तरह तरह के स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही थी, जिसे देखकर उस गरीब लाचार जेठानी का मन ललचा जाता है। मन तो बहुत कर रहा है कि मैं भी अमीरों वाला खाना खाऊं, मगर मुझ गरीब के पास इतने पैसे नहीं कि मैं खाने से भरी ये अमीर थाली खरीद सकूं। और अभी इन पैसों की जरूरत घर पर है, इसलिए मैं इन्हें ऐसे खर्च नहीं कर सकती। ऐसा सोचकर रूपा अपना मन मार कर आगे बढ़ जाती है, जहां वो एक गोलगप्पे की दुकान से अपनी देवरानियों के लिए 10 के गोलगप्पे और बचे हुए पैसों से राशन पानी खरीद कर घर आती है। कविता, रेखा, आरती, ये लो गोलगप्पे खा लो। गर्भवती औरतों को बहुत कुछ खाने का मन करता है, ये खा लो। गोलगप्पे देखकर गर्भवती गरीब देवरानियां खुशी से भरकर एक एक गोलगप्पा खाती हैं और आखिरी का बचा गोलगप्पा अपनी सास को खिलाती हैं। अरे कविता बहू, मैं ये नहीं खाती, अपनी जेठानी को खिला दो। ये लीजिए जेठानी जी, एक गोलगप्पे आप भी खा लीजिए। मगर ये तो मैं तुम्हारे लिए लाई थी। जेठानी जी, मिल बांट कर खाने में जो खुशी है वो बहुत बड़ी है, खाइए ना। इस तरह देवरानी जेठानी का आज और कल गरीबी में कट रहा था। गरीबी के कारण वो कभी आधा पेट गीले चावल खाकर रहती, तो कभी पतली दाल रोटी खाती, तो कभी कभी तो नमक रोटी खाने की भी नौबत आ जाती है। मगर अमीरों की तरह उनके मन में भी अमीरों वाला खाना खाने की ख्वाहिश दबी हुई थी। गर्भावस्था के बढ़ते महीनों के साथ तीनों देवरानी को अच्छा खाना खाने का बहुत ज्यादा मन करता है और एक दिन वो अपनी जेठानी से हिचकते हुए कहती हैं, जेठानी जी, वो क्या हुआ कविता? क्या कहना चाहती हो? बोलो भी। जेठानी जी, वो हम तीनों देवरानियों को शाही टुकड़ा और रबड़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है। ठीक है, तुम तीनों चिंता मत करो, मैं शाम को घर आते वक्त तुम तीनों के लिए शाही टुकड़ा और रबड़ी लेकर आऊंगी। उस दिन रूपा जब भूखे पेट भट्टी पर ईंट ढो रही थी, तभी उसके सर पर लदी ईंट टूट जाती है और मदन लाल उसे बहुत सुनाता है। क्यों री रूपा, आंखें बंद करके चल रही थी क्या? सारी ईंट तोड़ दी। आज मैं तुझे तेरी पगार का 1 पैसा नहीं दूंगा। नहीं नहीं मदन लाल जी, आज नहीं, इसके पैसे आप कल काट लेना, मुझे आज पैसे दे देना। मदन लाल आनाकानी करके रूपा को सिर्फ 100 रुपए देता है, जिसे लेकर रूपा 5 स्टार होटल में आती है, जहां हर टेबल पर अमीर लोग खाने का लुत्फ उठा रहे थे। तभी सभी की आंखें गरीब रूपा पर गड़ जाती हैं और तभी होटल का मालिक शौर्य सिंघानिया कहता है, अरे ओ गरीब औरत, कहाँ बड़े चली जा रही हो? ये जगह तुम जैसों के लिए नहीं है। पैसे हैं मेरे पास, मुझे बस वो शाही टुकड़ा और रबड़ी चाहिए। 100 रुपए में शाही टुकड़ा और रबड़ी? अरे ये गए गुजरे जमाने का ढाबा नहीं, बल्कि 5 स्टार होटल है। शौर्य सिंघानिया के होटल में काम करने वाले वेटर भी टिप में 1000 रुपया लेते हैं। चले जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर होटल का मालिक शौर्य सिंघानिया उसे धक्के देकर बाहर निकाल फेंकता है, जिससे रूपा के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचती है और वो रोते हुए कहती है, एक अमीर की नजर में गरीब की जरा भी इज्जत नहीं है। इस तरह दिन बीत जाते हैं और रूपा ईंट भट्टी पर कड़ी मेहनत करके मदन लाल का मन जीत लेती है। वहीं एक रोज जब रूपा घर आ रही होती है तो रास्ते के बीच उसे खून में सना एक युवक मिलता है, जो कोई और नहीं शौर्य सिंघानिया था। ये तो उस होटल के मालिक हैं, मुझे इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। समय रहते रूपा शौर्य को अस्पताल ले आती है,
जिससे खतरा टल जाता है। अगले दिन शौर्य सिंघानिया उस गरीब के घर आकर उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए रूपा जी, मैंने अमीरी के घमंड में आपकी गरीबी का मजाक बनाया, मगर आपने मुझे नई जिंदगी दी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका परिवार एक बार मेरे होटल में खाना खाए। फिर शौर्य इज्जत के साथ उस गरीब देवरानी जेठानी और उनकी सास को अपनी बड़ी एम्बेसडर गाड़ी में बिठाकर अपने होटल की सबसे महंगी टेबल पर उन्हें बिठाकर अपने हाथों से खाना सर्व करता है। पूरी डाइनिंग टेबल महंगे खाने से भरा था। प्लीज खाना शुरू कीजिए। फिर चारों देवरानी जेठानी खाना शुरू करती हैं। रेखा, आरती, ये तंदूरी चाप और ये दाल मखनी कितनी लाजवाब है। हाँ कविता, मुझे तो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट ये पनीर पिज्जा लग रहा है, और ये बटर बर्गर भी। सच कहूँ तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम देवरानी जेठानी को शौर्य सिंघानिया के 5 स्टार होटल में खाना खाने का मौका मिलेगा। रूपा बहू, आज तेरे कारण हम गरीबों की जिंदगी की बुझी हुई ख्वाहिश पूरी हो गई, शुक्रिया। उस वक्त सास और देवरानी जेठानी के चेहरे पर खुशी की रौनक छाई हुई थी, क्योंकि बरसों दुख झेल कर गरीबी में रूखा सूखा खाने के बाद उनकी अमीरों वाला खाना खाने की अधूरी ख्वाहिश उस रोज पूरी हो चुकी थी। आज रूपा शौर्य सिंघानिया के होटल में शेफ के मुकाम पर है। वहीं उसकी तीनों देवरानी ने प्यारे से बेटे और बेटी को जन्म दिया। आज उस गरीब के घर आंगन में खुशियां ही खुशियां फैली हैं, जो बड़े वक्त गरीबी झेल कर उन्हें मिली हैं।